Hello students, today we are continuing our lecture on chapter sound from class 8th biology. आज हम class 8th biology के chapter sound का propagation of sound का next topic करेंगे. Next topic है हमारे पास characteristics of a sound wave. एक sound wave की क्या क्या characteristics हैं. अब हम क्या कर सकते हैं, हम डिस्क्राइब कर सकते हैं साउंड वेव्स को किन किन टर्म्स में कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म में, एम्पलीट्यूड के टर्म में और स्पीड के टर्म में. ओके, सो साउंड वेव बेसिकली हम देख रहे हैं यहाँ पे कि तीन मैंने ये डायग्राम्स बनाए हुए हैं ए बी एंड सी. यहाँ पे क्या एक स्पीकर है जो कि सोर्स ऑफ साउंड है ना, और यहाँ पे भी एक स्पीकर है जो कि सोर्स ऑफ साउंड है. जब उस स्पीकर में से साउंड निकलती है तो क्या होता है, उसके जो आसपास के पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली दूसरे अगले पार्टिकल को हिट करते हैं, और वो जो अगला पार्टिकल वो नेक्स्ट थर्ड पार्टिकल को हिट करता है इस तरीके से, और जो सेकेंड पार्टिकल वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आता है. अगेन जो थर्ड पार्टिकल है वो फोर्थ पार्टिकल को हिट करता है और अगेन वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आता है. इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो कुछ एरियाज होते हैं जिनके अंदर डेंसिटी ज़्यादा होती है, और यह अपन इस तरह समझ सकते हैं कि उस एरिया के अंदर प्रेशर ज़्यादा है. ओके, फिर कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें डेंसिटी कम होती है, जिनको हम रेरिफेक्शंस कहते हैं. सो हमने क्या देखा कि इसमें जो है जो डेंसिटी और प्रेशर एट ए गिवन टाइम वेरीज करते हैं विद डिस्टेंस, है ना. और यहाँ पे जैसे ये हमने यहाँ पे ये देखा है कि ये जो कंप्रेशंस है यहाँ पे, ये वो रीजन्स हैं जहाँ पे कि पार्टिकल्स हैं वो क्राउडेड होते हैं, है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय. अब ये जो ग्राफ है इसमें अपर पार्ट ऑफ द ग्राफ. सो जो कंप्रेशंस है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अपर पार्ट ऑफ द ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और जहाँ पे सबसे ज्यादा कंप्रेशन होगा वो पार्ट को हम कहते हैं पीक है, वो है ना. पीक रिप्रेजेंट्स रीजन जिसमें मैक्सिमम कंप्रेशन होता है. ओके, नाउ अब हम क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ पे कंप्रेशंस है और हम प्रेशर के टर्म्स में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये वो एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है. सो इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द अपर पार्ट ऑफ दिस ग्राफ. ओके, और ये जो ये है इसे हम पीक कहते हैं, जो कि मैक्सिमम जहाँ पे प्रेशर होता है. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू दी रेरिफेक्शन. रेरिफेक्शन कौन सा रीजन है, रेरिफेक्शन वो रीजन होता है जिसके अंदर की प्रेशर कम होता है. ओके, और यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो ऐसे दूर दूर होते हैं, है ना, दे आर फॉर अपार्ट एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द वैली. ओके, लोअर पार्ट ऑफ दिस ग्राफ. ओके, जो इसका पीक पार्ट है उसे हम कहते हैं क्रेस्ट, और जो इसका वैली पार्ट है उसे हम कहते हैं ट्रफ. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. नाउ हम क्या देख रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशंस. ओके, एक ये कंप्रेशन है, एक ही कंप्रेशन, इनके बीच का जो डिस्टेंस है या दो कॉन्सिक्यूटिव रेरिफेक्शंस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ. ओके, सो नाउ द वेवलेंथ है वो यूजुअली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम वेवलेंथ हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के द्वारा. ओके, और ये ग्रीक लेटर है लैम्डा जिसके द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो हम मीटर. ओके, नाउ मूव टू द फ्रीक्वेंसी. नाउ we will be studying about frequency. Okay, so frequency क्या है, how many times an event occur, इसे हम कहते हैं frequency. Suppose हम किसी ड्रम को बजा रहे हैं, ठक 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 ठक. ओके, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमने कितने बार ड्रम को बजाया है पर यूनिट टाइम, और इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. सपोज हमने 4 बार बजाया है 1 मिनट के अंदर या 1 सेकेंड के अंदर, वो यूनिट टाइम हो जाएगा. ओके, तो 4 पर सेकेंड. ठीक है, सो अगेन हमने क्या देखा कि साउंड है वो मीडियम से प्रोपोगेट करती है, तो डेंसिटी क्या है, वेरी करती है उसकी. कैसे वेरी करेगी, डेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है,
फिर ये मिनिमम आएगी और अगेन मैक्सिमम आ जाएगी और यहाँ से लेके यहाँ तक मिनिमम आके वापस मैक्सिमम आ गई। इसे हम एक ऑसिलेशन कहते हैं। ओके, और फ्रीक्वेंसी के अंदर हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, उसे ही हम फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स कहते हैं। सो हम एक बार दोबारा समझ लेते हैं। मैक्सिमम डेंसिटी से मिनिमम में आकर के अगेन मैक्सिमम में आएगी, उसे हम वन ऑसिलेशन कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ सच ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। हम क्या कर सकते हैं, हम कंप्रेशंस को काउंट कर सकते हैं और या हम रेरिफेक्शंस को काउंट कर सकते हैं और उससे भी हम फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पता कर सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और इसे ये ग्रीक लेटर है जिसे हम न्यू कहते हैं और इसकी एसआई यूनिट्स फ्रीक्वेंसी की होती है हर्ट्स। अब फ्रीक्वेंसी और टाइम का रिलेशन हम कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल टू 1/t, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टाइम के साथ एक इनवर्स रिलेशन होता है। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड है वो उनके बीच में कम हो जाएगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैरा। Now we will take a violin and a flute. Both are played at the same time in an orchestra. Both of them produces sound in the same medium, that is air, and arrives at our ears at the same time. Both sounds have same speed irrespective of the source, but the sounds we receive are different. So why is it so? This is due to the different characteristics associated with it, और उस characteristics को हम कहते हैं pitch. So pitch is one of those characteristics. Okay. Now, how our brain interprets an emitted sound, उसे हम pitch कहते हैं. How our brain interprets the frequency of an emitted sound is called its pitch. The faster the vibrations of the source, more is the frequency, higher is the pitch. So the faster the vibrations होंगे तो higher is the frequency and higher is the pitch. Okay. अब हम क्या देख रहे हैं, ये जो high pitch sound है it corresponds to more number of compressions and rarefaction. देखो ये high pitch sound है, इसमें ज़्यादा नंबर है कंप्रेशंस और रेरिफेक्शंस के, कंप्रेशंस रेरिफेक्शंस, कंप्रेशंस रेरिफेक्शंस, कंप्रेशंस रेरिफेक्शंस, ओके, पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट पर यूनिट टाइम एज कंपेयर्ड टू द लो पिच साउंड जिसके अंदर कंप्रेशंस और रेरिफेक्शंस कम है। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी कम है उसकी। सो हम ये कह सकते हैं कि लो पिच साउंड जैसे ये है, लो पिच साउंड हैव lower frequency per unit time and this high pitch sound has high frequency per unit time. So हम इस तरह से इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि जो लो पिच की साउंड्स हैं दे हैव अ लो फ्रीक्वेंसी एंड जो हाई पिच की साउंड है दे हैव अ हायर फ्रीक्वेंसी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैरा। Now we are studying the next characteristics, that is amplitude. तो amplitude क्या है? The magnitude of the maximum disturbance in the medium. Magnitude of maximum disturbance in the medium on either side of the mean value is called the amplitude. Okay, और amplitude को हम represent करते हैं A से. Okay, जैसा ये हमने इस फिगर में शो किया हुआ है, ये इसका मतलब ये है कि ये जो है आपकी एवरेज डेंसिटी या प्रेशर है, इससे इधर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज एम्पलीट्यूड। ओके,
नाउ फॉर साउंड इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट वही होगी, या तो डेंसिटी की यूनिट होगी या प्रेशर की यूनिट होगी. लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड. ओके, द एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन द फोर्स विद विच दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड. सपोज आप टेबल को धीरे से स्ट्राइक करते हैं तो क्या होगा, छोटी सी साउंड प्रोड्यूस होगी. दैट मीन्स दैट साउंड हैज अ वेरी लो एम्पलीट्यूड. लेकिन हम उसी टेबल को जोर से दबाते हैं, जोर से हम स्ट्राइक करते हैं तो एक लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है. दैट मीन्स कि उस साउंड का एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा है. ओके, सो अ साउंड कैन स्प्रेड. जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुई वहाँ से वो स्प्रेड करती है, और जो जो वो स्प्रेड करती जाती है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है एम्पलीट्यूड कम होता जाता है. ओके, सो अब हमने ये देखा है कि ये हमने दो फिगर्स बनाए हैं. यहाँ पे वेव डिस्टर्बेंस लिखा है और यहाँ पे हमने साउंड प्रोड्यूस किया थोड़ा सा ऐसे स्ट्राइक करके. तो हमने क्या देखा कि कम एम्पलीट्यूड की साउंड प्रोड्यूस हुई. ये देखिए, ये एम्पलीट्यूड है जो कि काफ़ी कम है. यहाँ पे क्या है, हमने स्ट्राइक किया है तेजी से, तो यहाँ पे क्या है, बड़ा एम्पलीट्यूड है. ओके, इतने एम्पलीट्यूड की साउंड प्रोड्यूस हुई है. हालांकि फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, लेकिन जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है. सो वी कैन सी दैट द सॉफ्ट साउंड्स होती हैं, दे हैव अ लो एम्पलीट्यूड. लाउडर साउंड्स हैव larger amplitude even if they have the same frequency. So हम इस पूरे उसमें समझ सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो एक तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस होता है. जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होता है उस मीडियम में उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का या यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टर्बेंस. ओके, मैक्सिमम जो क्रेस्ट से लेके यहाँ तक का, मीन तक, यहाँ पे मीन से लेकर के नीचे ट्रफ तक. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैरा. नाउ द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक which enables us to distinguish one sound from another, those who are having same pitch and loudness. So अगर कोई साउंड है, दो साउंड है जिनके सेम पिच है, सेम लाउडनेस है, तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड को काम में लिया जाता है. सो द साउंड विच इज मोर प्लीजेंट इज सेड टू बी ऑफ रिच क्वालिटी. जो साउंड ज़्यादा प्लीजेंट होती है उसे हम रिच क्वालिटी कहते हैं. द साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू अ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसीज, उसे हम नोट कहते हैं, एंड दैट इज प्लीजेंट टू लिसन टू. नॉइज क्या है, एक अनप्लीजेंट टू ईयर है ना. और म्यूजिक इज प्लीजेंट टू हियर एंड इज ऑफ रिच क्वालिटी. सो हम देखेंगे कि दो साउंड्स हैं जिनकी सेम पिच है, सेम लाउडनेस है, तो उन्हें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्वालिटी या टिम्बर ऑफ साउंड को यूज में लेते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैरा. Now we'll be describing the speed. Speed of sound is defined as the distance which a wave travels, such as through compressions and rarefactions per unit time. So हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड को कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम. और डिस्टेंस हम इसमें क्या मानते हैं, डिस्टेंस हम मानते हैं एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम मानते हैं लेमडा, और टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेमडा अपॉन टी आ जाएगा. लेमडा यहाँ पे वेवलेंथ है जो कि मीटर में होगी. नाउ इट्स अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड वेव in one time period. Distance traveled in one time period. So हमने क्या देखा कि जो 1/t है, 1/t है, अभी पीछे हमने देखा this is equal to nu, that is frequency. So हम इसको कैसे लिख सकते हैं, speed is equal to lambda into nu, that is wavelength into frequency. So the speed है वो almost सेम फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज इन अ गिवन मीडियम. एक मीडियम के अंदर जो स्पीड है दैट रिमेन्स सेम ऑलमोस्ट फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज. ओके, अंडर दिस
द सेम फिजिकल कंडीशंस। सो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू, या हम कह सकते हैं वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, और हम स्पीड को लिख सकते हैं और इसमें मीटर पर सेकेंड में भी लिख सकते हैं हम इसे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैरा। नाउ इसमें हम एक तो इंटेंसिटी पढ़ेंगे और हम लाउडनेस के बारे में पढ़ेंगे। सो द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया से जो साउंड एनर्जी पास कर रही है ईच सेकेंड, उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। कई बार हम क्या करते हैं, लाउडनेस और इंटेंसिटी को इंटरचेंजेबली काम में ले लेते हैं, बट ये सही नहीं है। लाउडनेस क्या है? लाउडनेस इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ईयर। सो लाउडनेस क्या है? लाउडनेस इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ईयर टू साउंड। ठीक, और इंटेंसिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ओके, सो हम दोनों के लिए अलग अलग डेफिनेशंस हैं। ओके, इवन व्हेन कई बार होता है कि जो साउंड है उनकी सेम इंटेंसिटी है, बट हम एक साउंड को लाउडर हियर करते हैं और एक को नहीं हियर करते हैं लाउडर, सिंपली बिकॉज हमारे कान जो है वो डिटेक्ट करते हैं इसे। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाउडनेस है वो हमारा इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ईयर टू द साउंड। हमने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।